हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सवेरा कहानी में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नया एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपने इसके पिछले भाग नहीं देखे हैं तो मन्नत एक जुनून की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 7। मन्नत ने भव्य सिकुड़ते हुए सीधे लूना की आंखों में देखा और बोली, तो बताइए ना, आपने अभी तक मेरे सर्टिफिकेट्स के बारे में क्यों नहीं पूछा? और ऐसी कौन सी कंपनी है जो बिना सर्टिफिकेट के किसी को इतनी अच्छी जॉब ऑफर करती है, वो भी घर आकर? उसकी आवाज़ में अब साफ शक था। ये सुनते ही लूना एक सेकंड के लिए सच में रुक गई। अंदर ही अंदर उसका मन किया कि वो अपना सिर फोड़ ले। ओह गॉड, ये छोटी सी डिटेल कैसे मिस कर दी मैंने। किंग तो सच में मेरी जान ले लेंगे। और शिव बाबू, आज तो तुम गए, पक्का जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन छुपाई है तुमने। लेकिन बाहर से उसका चेहरा शांत था। वह कुछ बोलने ही वाली थी, मिस मन्नत, एक्चुअली ये है कि, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा वह एकदम फ्रीज हो गई। उसकी आंखें हल्की सी फैल गई। मन्नत उसके सामने खड़ी थी और उसके हाथ में एक किचन का चाकू था। मन्नत खुद भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज़्यादा सतर्कता थी। उसने चाकू थोड़ा आगे करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से फंस जाऊंगी? उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। खुद को ग्लोरीफाई करके पहले जॉब का झांसा देती है, फिर वह एक सेकंड के लिए रुकी, जैसे शब्द खुद ही उसे डराने लगे हो। तुमने मुझे किसी और के पास भेजने की प्लानिंग की है ना? उसकी पकड़ चाकू पर और कस गई। वह बोली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वह होटल वाला शेख कुछ कर नहीं पाया मेरे साथ, तो अब उसने तुम्हें भेजा है मुझे दुबई ले जाने के लिए। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी चिकनी चुकनी बातों में आ जाऊंगी। लूना बस उसे देख रही थी और अंदर ही अंदर वह शौक से ज़्यादा एम्यूज थी। मन्नत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। उसकी आवाज़ अब थोड़ी तेज हो गई, वरना मैं सच में कुछ कर दूंगी तुम्हें। वहीं दूसरी तरफ लैपटॉप के सामने बैठा वेदांश ये सब देख रहा था। कुछ पल तक तो वो भी बिल्कुल शांत रहा, फिर उसके होठों पर धीरे धीरे एक हल्की सी हंसी आ गई। जान, उसने बहुत धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, 3 साल में आप और भी डेंजरस हो गई हैं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसे जरा भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो जानता था लूना हालात संभालना अच्छी तरह जानती है। लेकिन जिस तरह मन्नत अपनी छोटी सी दुनिया में पूरी चालाकी और मासूमियत के साथ उसे थ्रेटन करी थी, वह नज़ारा उसे सच में मज़ेदार लग रहा था। पर अगले ही पल उसकी नज़र मन्नत के चेहरे पर पड़ी, जहाँ डर और घबराहट साफ दिख रहा था। बस यही उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, जबड़ा कस गया और उंगलियां मुट्ठी में बदल गई। मेरी जान को डराने वाले को, उसने ठंडी आवाज़ में कहा, ये किंग बहुत दर्दनाक मौत देता है। उसकी आंखों में अब खतरनाक चमक उतर आई। वह मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो शेख। एक सेकंड का सन्नाटा। उसने स्क्रीन पर फिर मन्नत को देखा। इस बार उसकी नज़रें थोड़ी नरम थी, लेकिन अंदर का जुनून और भी गहरा था। मुझे अपनी जान की आंखों में सिर्फ अपने लिए प्यार देखना पसंद है। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई, डर नहीं। और अगले ही पल उसके होठों पर फिर वही तिरछी खतरनाक मुस्कान लौट आई। वहीं लूना ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, जैसे पूरी तरह सरेंडर कर रही हो। उसने गहरी सांस ली और हल्की घबराई हुई आवाज़ में बोली, मिस मन्नत, ये आप क्या कर रही हैं? उसकी नज़र बार बार उस छोटे से चाकू पर जा रही थी। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने नहीं भेजा। सच में मुझे नहीं पता आप किस इंसिडेंट की बात कर रही हैं। मैं जेन्युइनली ग्लोबल कंपनी से ही आई हूँ। आप चाहे तो मुझे वेरीफाई कर सकती हैं। पूरा टाइम लीजिए। फिर उसने मासूम सा चेहरा बनाकर विनती करते हुए कहा, लेकिन प्लीज़ पहले ये चाकू थोड़ा दूर रख दीजिए।
मुझे सच में डर लग रहा है। अंदर ही अंदर लूना खुद पर हंस रही थी। इतना भी नहीं डरती मैं, लेकिन सिचुएशन संभालने के लिए थोड़ा ड्रामा जरूरी है। अपने किंग के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मन्नत ने अपनी पकड़ चाकू पर और कस ली। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई थी। वह हल्का सा आगे झुकी और धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोली, सच कह रही हो ना? एक सेकंड वह रुकी। उसकी नजरें सीधा लूना की आंखों में धंसी हुई थी। वरना अभी भी मौका दे रही हूँ। 9-2-11 हो जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुम गलत इरादों से मेरे पास आई हो ना, तो यह घर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सेफ नहीं है। उसने चाकू थोड़ा और ऊपर किया। और अगर कुछ भी गलत करने का सोचा तो ये चाकू सीधा तुम्हारे अंदर जाएगा। लूना एक पल के लिए उसे देखती रह गई और अगले ही पल उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, हे भगवान, मैं माफिया वर्ल्ड से हूँ, जहाँ बड़े बड़े लोग मुझसे डरते हैं, और आज मैं एक किचन के चाकू से डरने की एक्टिंग कर रही हूँ। उसने अंदर ही अंदर हंसी दबाई। लेकिन क्या करूँ अपनी क्वीन के लिए कुछ भी। फिर उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदल दिए। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में हल्का डर और आवाज़ पूरी सॉफ्ट। ये मैम, मैं सच कह रही हूँ। उसने धीरे से हाथ जोड़ने जैसा जेस्चर किया। सच में मैम, मैं ग्लोबल कंपनी से ही आई हूँ। प्लीज़ आप बैठ जाइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मन्नत अभी भी पूरी तरह अलर्ट थी। वह चाकू हाथ में लिए ही धीरे से सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें एक पल के लिए भी लूना से नहीं हट रही थी। लूना भी सामने बैठ गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी हंसी मुश्किल से दबाते हुए पूरी तरह प्रोफेशनल मोड में आ गई। उसने टैबलेट हल्का सा मन्नत की ओर घुमाया, जैसे उसे प्रोसेस दिखाने का मौका दे रही हो। देखिए मैम, हर कंपनी का हायरिंग मॉडल अलग होता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन 2 ट्रैक्स पर काम करता है। पहला सर्टिफिकेट बेस्ड हायरिंग और दूसरा स्किल और परफॉर्मेंस बेस्ड हायरिंग। उसने हल्का सा पॉज लिया, फिर बिल्कुल प्रोफेशनल टोन में आगे बोली, आपकी प्रोफाइल सेकेंड कैटेगरी में आती है, जहां आपकी स्किल और अनुभव देखे जाते हैं। उसकी नज़रें सीधे मन्नत पर थी। और सच कहूँ, आज के समय में सर्टिफिकेट से ज़्यादा वैल्यू स्किल की होती है। हम ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जो काम करना जानते हैं, ना कि सिर्फ कागज़ दिखाना। इस ट्रैक में सिलेक्शन पूरी तरह इंटरव्यू, स्किल असेसमेंट और ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पर होता है। फिर उसने हल्का सा स्माइल किया। और ऑनेस्टली मैम, हर बड़ी कंपनी अब इसी मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रही है। उसने पीछे टिकते हुए कहा, तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकती हैं। मन्नत अब चुप थी। उसकी आंखों में अभी भी सावधानी थी, लेकिन पहली बार लूना की बातों में उसे लॉजिक भी नजर आ रहा था। लूना ने अपनी सारी बातें बड़े आराम से उसे समझा दिया और आखिरी में एक गहरी सांस लेकर पीछे टिक गई। कमरे में कुछ सेकेंड के लिए सन्नाटा छा गया। अब उसकी नज़रें मन्नत पर थी। मन्नत का चेहरा देखने लायक था। उसकी भवें कभी सिकुड़ती, कभी आंखें हल्की फैल जाती, कभी होठ दब जाते, तो कभी वह ऐसे देखती जैसे कुछ जोड़ने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर एक साथ उलझन, शक, डर और हल्की सी समझदारी सब चल रहा था। ये सब देखकर लूना को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। मन्नत मन ही मन बोली, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। उसने धीरे से अपना गला साफ किया और थोड़ी झिझक के साथ बोली, सॉरी मैम, मैंने आपको गलत समझा। वह दरअसल क्या है ना, जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना है और दिया तो सिर्फ डर और अकेलापन, इसलिए किसी पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। जैसे ही मन्नत ने ये शब्द कहे, लूना और वेदांश दोनों का चेहरा गंभीर हो गया। वेदांश को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट सा गया हो। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तर गई, लेकिन उसने अगले ही पल खुद को संभाल लिया था। वहीं लूना बोली, समझ सकती हूँ मैम, आज के दुनिया में किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं ग्लोबल कंपनी से ही आई हूँ। मन्नत हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ लेंगी आप? पानी, जूस? फिर हल्का सा शर्माते हुए, वो मैंने आपको कुछ ज़्यादा डरा दिया ना, इसलिए पूछ रही हूँ। लूना ने उसे देखा और अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन रखते हुए बोली, नो मैम, इट्स ओके। फिर हल्के से सिर हिलाया, बस एक गिलास पानी दे दीजिए।
मन्नत तुरंत किचन की तरफ चली गई, लेकिन उसके कदमों में हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। किचन में पहुंचते ही उसने काउंटर पकड़ लिया। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। वह धीरे से खुद से बुदबुदाई, क्या करूं? इस जॉब के लिए हाँ कर दूं? बात करने से तो प्रोफेशनल लग रही है। लेकिन उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया, अमृता का नंबर डायल किया, लेकिन फिर वही आउट ऑफ कवरेज एरिया। उसने झुंझुलाकर फ़ोन नीचे रखा और मन ही मन बोली, ये भी ना एक बार कॉल तक नहीं किया मुझे। अब मैं कैसे इससे पूछूं कि इसने फॉर्म भरा था या नहीं। कुछ पल के लिए वह चुप हो गई, फिर खुद से ही बोली, लेकिन सच ये भी है कि जितनी भी कोशिश कर लूँ, इस शहर में इतनी अच्छी जॉब मुझे मिलने से रही, और कल के बाद किसी पर भरोसा करना भी तो आसान नहीं है। वह धीरे से किचन के दरवाजे तक आई, हल्का सा झाँक कर लिविंग एरिया की तरफ देखा। लूना बिल्कुल शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें हर चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी। मन्नत ने तुरंत खुद को नॉर्मल किया और पानी का गिलास लेकर बाहर आ गई। उसी वक्त दूसरी तरफ वेदांश की नज़रें लैपटॉप स्क्रीन पर और भी गहरी हो गई थी। उसके होठों पर धीमी मुस्कान आई। वह बुदबुदाया, हाँ कह दीजिए ना मेरी जान। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ कहेंगी तभी तो आप मुंबई आएंगी, और तभी तो मैं जान पाऊंगा कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं या सच में आपकी यादें धुंधली हो चुकी है। मन्नत ने लूना को पानी दिया। लूना ने गिलास लेते हुए कहा, थैंक यू मैम। फिर उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, प्लीज़ आप जितना जल्दी डिसीजन लेंगी उतना ही हमारे लिए प्रोसेस आसान होगा। मन्नत कुछ पल चुप रही, फिर उसने सीधा सवाल किया, ठीक है, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, मैं उदयपुर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यह सुनते ही लूना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे पहले से इस जवाब का अंदाजा था। वह थोड़ी आगे झुकी और बेहद शांत लेकिन फर्म आवाज़ में बोली, मैम हमारी कंपनी मुंबई बेस्ड है। उसने हल्का सा पॉज लिया, फिर सीधे नज़रों में देखते हुए कहा, तो अगर आप ये जॉब लेना चाहती हैं तो आपको मुंबई आना होगा। मन्नत अचानक चौंक गई, उसकी आंखें फैल गई। क्या मुंबई? उसकी आवाज़ में साफ घबराहट थी। मैं मुंबई कैसे जाऊंगी? इन 3 सालों में जहाँ भी गई अमृता के साथ ही गई, और अब अकेले मुंबई? हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है? मन्नत ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। लूना ने तुरंत अपना टोन फिर से प्रोफेशनल कर लिया, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई। यस मैम, बिल्कुल। उसने अपना फोल्डर आगे बढ़ाया, ये हमारी कंपनी की पूरी डिटेल है, आप आराम से पढ़ लीजिए और जब भी डिसीजन है मुझे कॉल कर दीजिए। फिर वो हल्का सा रुकी और बोली, और हाँ मैम, अगर आपके पास कोई मेडिकल हिस्ट्री या सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए, ताकि मैं आपका प्रोफाइल कंप्लीट कर सकूं। उसकी नज़रें अब भी मन्नत पर टिकी थी। मन्नत ने हल्की सी मुस्कान लाई, खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, सॉरी मेरे पास कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। लूना ने तुरंत सिर हिलाया, ओके मैम। फिर उसने फाइल बंद करते हुए कहा, प्लीज़ आप जल्दी रिप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि हमने कुछ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। अगर उनमें से किसी ने मना किया तो हमें आगे प्रोसेस बढ़ाना होगा। वो हल्का सा झुकी, उसकी आवाज़ अब थोड़ी पर्सनल हो गई थी। और एक बात मैम, ना करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लीजिएगा। उसने मन्नत की आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा ऑफर और ऐसी जॉब लाइफ में बार बार नहीं मिलती। मैं खुद एक लड़की हूँ और इंडिपेंडेंट हूँ। समझ सकती हूँ कि एक लड़की के लिए अपना स्टैंड लेना कितना ज़रूरी होता है। फिर उसने उठते हुए अपना बैग संभाला, आप मुझे जल्दी कंफर्म कर दीजिएगा। हम लोग 2 दिन तक यहीं हैं, उसके बाद हम सबको मुंबई जाना होगा। वहीं हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ ट्रेनिंग भी है। उसने हल्की से स्माइल दी, होप आप हमारे साथ होंगी। इतना कहकर लूना मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खुला और वह बाहर चली गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मन्नत कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे जाकर सोफे पर बैठ गई। वहीं वेदांश वापस बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो किसी तूफान से कम नहीं था। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थी, जैसे हर परत के पीछे कोई नया सवाल छुपा हो। उसने जेब से सिगरेट निकाली और धीरे से होठों पर दबाई और लाइटर जलाकर एक लंबा कस लिया। धुआं हवा में घुल गया, लेकिन उसके दिमाग के उलझे हुए ख्याल और भी गहरे हो गए। वह धीमे से खुद से बोला, मुझे लगा था मुंबई का नाम सुनते ही
आप साफ इनकार कर देंगी। उसके होठों पर हल्की सोच भरी मुस्कान आई। लेकिन आपने इनकार नहीं किया जान। उसकी आंखें सिकुड़ गई। सिर्फ शौक, डर, कन्फ्यूज़न। वह रेलिंग पर हाथ टिकाकर आगे झुक गया। क्या सच में आपकी यादें चली गई हैं या फिर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? उसकी आवाज़ अब और धीमी और भारी हो गई थी। या सिर्फ कुछ ही यादें हैं जिन्हें आप दबा रही हैं? उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से खोली। बहुत सारे सवाल हैं मेरी जान, और जवाब सिर्फ आपके पास है। उसकी उंगलियां रेलिंग पर कस गई। सोचा था लूना मेडिकल हिस्ट्री से सब निकाल लेगी, लेकिन आपने वहाँ भी रास्ता बंद कर दिया। उसके होठों पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान आई। कोई बात नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा। मैं आपकी हर सांस, हर डर, हर झूठ महसूस कर सकता हूँ। मैं सच तो पता लगा ही लूँगा, या आप मुझे खुद बताएंगी कि सच क्या है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। वह बहुत धीमी और गहरी आवाज़ में बोला, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका पेंडेंट कहाँ गया और आपने उसे क्यों उतार दिया? वेदांश के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि मन्नत कभी भी होश में अपना पेंडेंट नहीं उतार सकती, कभी भी नहीं। वह पेंडेंट उनकी मोहब्बत की निशानी थी, उनके रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी थी। वह खुद से बोला, अगर उनकी यादें चली भी गई है तो भी वह पेंडेंट क्यों उतारती? बल्कि उस पेंडेंट को देखकर मन्नत की यादें वापस आ सकती थी। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे कस गई। चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उतर आई। फिर ऐसा क्या हुआ? क्यों उतारा आपने? अब उसके अंदर शक गहराने लगा था। उससे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मन्नत सच में सब कुछ भूल चुकी है, बल्कि अब उसे उल्टा लगने लगा था कि कहीं ये सब एक एक्टिंग तो नहीं। लेकिन उसी सोच के साथ उसके दिल में एक चुभन भी उठी, गहरी और दर्द भरी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, लेकिन चेहरा अब भी सख्त था। वह याद करने लगा वह पल जब उसने खुद अपने हाथों से वह पेंडेंट मन्नत के गले में पहनाया था। वह एहसास, वह वादा, सब कुछ। और अब उसी पेंडेंट का ना होना उसे अंदर से तोड़ रहा था। आप जानती थी, वह बहुत धीरे से बुदबुदाया। आप उससे जुड़ी हुई थी, हमसे जुड़ी हुई थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। सच क्या है जान? आपकी यादें गई हैं या आप मुझे खुद से दूर कर रही थी? उसकी आंखों में अब ठंडा गुस्सा उतर आया था। अगर ऐसा है जान कि आपने मुझे खुद से दूर करने के लिए हमारे प्यार की निशानी तक उतार दी। उसकी मुट्ठी कस गई, जबड़ा सख्त हो गया। तो याद रखिए, ये वेदांश राठौर है। माफ़ करना मुझे आता नहीं है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी, लेकिन उस चमक के पीछे छुपा दर्द साफ दिख रहा था। आपने जो किया है ना, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। आपको मेरे प्यार का दर्द महसूस करना होगा, वैसे ही जैसे मैंने इन 3 सालों में सहा है। उसकी आवाज़ अब और भी गहरी हो गई थी, लेकिन हर शब्द सीधे दिल में उतरने वाला था। आप दूर जाना चाहती हैं ना? ठीक है, मैं आपको दूर जाने दूंगा। एक हल्की तिरछी मुस्कान उसके होठों पर आई। लेकिन इस बार मर्जी मेरी होगी। आपको हर कदम पर आपको मेरी कमी, मेरा दर्द और मेरा प्यार तीनों साथ साथ महसूस होंगे, क्योंकि अब यह खेल दिल का नहीं रहा, ये जिद बन चुका है। उसकी आंखें ठंडी पड़ गई और वेदांश राठौर अपनी जिद अधूरी नहीं छोड़ता। वह सीधा खड़ा हुआ। तो तैयार रहिए मेरी जान, अब आपका हर एहसास मेरे हिसाब से चलेगा। वेलकम टू मुंबई। एक पल वह रुककर बोला, नहीं, वेलकम टू माई वर्ल्ड मेरी जान। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक खतरनाक सुकून छुपा था। एक शख्स धीरे धीरे अपने ड्रेसर के पास आया। उसने ड्रॉ खोला और जैसे ही उसने अंदर हाथ डाला, एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकला। बॉक्स को हाथों में लेते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। उसने धीरे से बॉक्स खोला और अगले ही पल उसकी नज़र उस पेंडेंट पर टिक गई। वही पेंडेंट, मन्नत और वेदांश के प्यार की निशानी, जिसे मन्नत कभी अपने गले से उतारती नहीं थी। शख्स का चेहरा अब भी अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और खतरनाक थी। वह पेंडेंट को बहुत धीरे से उंगलियों के बीच पकड़कर दिखने लगा, जैसे उसमें कोई कहानी बंद हो।
उसने आंखें बंद की और हल्की सांस लेते हुए उसके होठों पर एक हल्की लेकिन पागलपन भरी मुस्कान उभरी। पेंडेंट पर उकरा हुआ नाम व नथ, उसकी उंगलियां उस नाम पर रुक गई। फिर अचानक उसने उसे कसकर मसल दिया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन जहर से भरी थी। जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी ही रहेगी। उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। इस पेंडेंट पर भी सिर्फ मेरा हक है। उसने अपनी आंखें खोली। अब उनमें सिर्फ जुनून था। यदि कोई अब हमारे बीच आया तो उसकी मौत पक्की है, क्योंकि अब इस कहानी की हीरोइन और विलेन दोनों मैं ही हूँ। ये कहते हुए वह जोर जोर से उस कमरे में हंसने लगी। उसकी हंसी पागलपन से भरी हुई थी। वही मन्नत धीरे धीरे वापस किचन में आई। उसके कदम भारी थे, लेकिन अंदर कहीं एक नई जिद भी जन्म ले रही थी। उसने चुपचाप अपने लिए दलिया बनाया। गैस की हल्की आंच और बर्तन की आवाज़ के बीच उसका दिमाग लगातार चल रहा था। जॉब, मुंबई, नया शहर। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाई, शायद जब तक मैं यहाँ से निकलूँगी नहीं, तब तक मैं अपनी यादों तक भी नहीं पहुँच पाऊँगी। वह कुछ पल के लिए रुकी। शायद माता रानी यही चाहती है कि मैं आगे बढ़ूँ और अपनी यादें वापस लाऊं। उसकी आंखों में हल्की नमी आई। मुझे यहाँ से निकलना होगा, इस फ्लैट से, अपने डर से और अपने अतीत से। वह ठंडी आह भरी। बहुत बुरा हो चुका है, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। उसकी आवाज़ अब मजबूत हो गई। अगर कुछ खोया है तो उसे वापस मैं ही लाऊंगी। अब मुझे खुद से लड़ना होगा। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग चमक आई। मैं अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनूंगी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, मेरी यादाश्त गई है, मेरी पहचान खोई है। उसने गहरी सांस ली। लेकिन मैं अब सब कुछ अपना वापस लेकर रहूंगी। मैं मुंबई जाऊंगी। वहीं शेखावत मेंशन। कुहू की मासूम किलकारियाँ पूरे घर में गूंज रही थी। पंखुड़ी उसे डायपर पहनाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन कुहू कहाँ मानने वाली थी। वह अपने छोटे छोटे हाथों से पंखुड़ी के गालों को थपथपा रही थी। पंखुड़ी ने थोड़ी शक्ति दिखाने की कोशिश की, हालांकि उसकी आंखों में ममता छलक रहा था। कुहू, अभी तो 5 मिनट पहले मैंने आपका डायपर चेंज किया था, आप इतनी जल्दी? थोड़ा तो समझदार बनिए मेरी जान। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और कबीर अंदर दाखिल हुआ। कुहू की नज़र जैसे ही अपने पापा पर पड़ी, उसकी खिलखिलाहट दोगुनी हो गई। कबीर ने एक ही झटके में कुहू को अपने गोद में उठा लिया और उसके गालों पर ढेरों किस करने लगा। पंखुड़ी की ओर आंखें मटकाते हुए उसने शरारत से कहा, हमारी कुहू एकदम समझदार है वाइफी। आप क्यों इस नन्ही सी जान को लेक्चर दे रही हैं? अगर इन्हें डायपर पसंद नहीं है तो क्या हुआ, पापा है ना, हम पूरा डायपर का शोरूम खरीद लेंगे। हमारी प्रिंसेस को जो करना है वो करने दीजिए। कुहू अपने पापा की गोद में मज़े से हंसने लगी। उसकी खिलखिलाहट से पूरा शेखावत मेंशन एक बार फिर गूंज उठा। पंखुड़ी ने अपनी नाक सिकोड़ी और एक नखरे भरी मुस्कान के साथ बोली, बाप बेटी की ये जोड़ी जब देखो तब मिलकर मुझे परेशान करते हैं। कबीर, इन्हें बिगाड़िए मत, बहुत परेशान करने लगी है आजकल मुझे। अभी 5 मिनट नहीं हुआ था डायपर बदले और इन्होंने पूरी पानी से गीला कर दिया। यह क्या बात हुई? बहुत बिगड़ गई हैं। आपके साथ सभी ने इन्हें बहुत बिगाड़ दिया है। पंखुड़ी हल्का सा बरबराते हुए कपड़े समेटने लगी। कबीर ने कुहू को प्यार से फर्श पर बिठाया और अगले ही पल पंखुड़ी, जो अभी अपने काम में लगी थी, अचानक पीछे से 2 मजबूत बाहों ने उसे अपने सीने से खींच लिया। वह हल्का सा चौंक गई और बोली, कबीर। कबीर ने उसकी गर्दन के पास हल्की सी सांस छोड़ते हुए शरारती अंदाज में कहा, क्या बात है वाइफी, आप इतनी चिढ़ी चिढ़ी क्यों हैं? क्या सच में हमारी बेटी ने आपको परेशान कर दिया है? यह तो गलत बात है। हमारी वाइफ को परेशान करने का हक सिर्फ मुझे है ना? उसके होठ धीरे से उसकी गर्दन को छूने लगे और पंखुड़ी के पूरे शरीर में जैसे एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वो खुद को संभालते हुए बोली, कबीर, आप ना कुहू का बहाना बनाकर मुझे परेशान कर रहे हैं। कबीर की आंखें बंद थी। वह पूरी तरह उसके करीब झुका हुआ था। मैंने कहा ना वाइफी, आपको परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है और ये हक ना मेरी बेटी मुझसे छीन सकती है और ना ही आप। फिर उसने उसे हल्के से अपनी तरफ घुमाया। अब दोनों आमने सामने थे। कबीर की नज़रें पंखुड़ी के चेहरे पर टिक गई, गहरी और इंटेंस।
पंखुड़ी ने भी अपने हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए और हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है, आज मेरे पति देव को मेरे लिए फुर्सत मिल गई। उसकी बात सुनते ही कबीर की आंखों में कुछ बदल गया। वह मुस्कान जो अभी शरारती थी अचानक थोड़ी भारी हो गई। इन 3 सालों में कबीर सच में पंखुड़ी को समय नहीं दे पाया था। मन्नत को ढूंढना, ऑफिस संभालना और पूरे घर की जिम्मेदारी, इन सब के बीच कहीं न कहीं उनका रिश्ता, उनका रोमांस पीछे छूट गया था। लेकिन पंखुड़ी ने कभी शिकायत नहीं की थी, कभी ताना नहीं मारा, बस चुपचाप हर जिम्मेदारी निभाती रही। कबीर ने धीरे से अपना माथा उसके माथे से टिकाया और कहा, सॉरी वाइफी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं आपको टाइम नहीं दे पाया और आपने भी कभी शिकायत नहीं की, बल्कि आपने हमारे घर को जिस तरह से संभाला है, पूरे परिवार को जिस तरह से आपने जोड़ के रखा है। उसने हल्की सांस ली। सच कहूँ तो आपके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं था। पंखुड़ी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आपसे शिकायत क्यों करूँ कबीर, जबकि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। हाँ, इन 3 सालों में आपने खुद को बिजी कर लिया था। मानती हूँ कि आप चाहकर भी मुझे समय नहीं दे पाए। और ऐसे भी ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर वक्त मेरे साथ रोमांस करेंगे तभी लगेगा कि मेरे पतिदेव को मेरी फिक्र है, मुझसे प्यार है। कबीर की आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। वो धीमे से कहा, सच में वाइफी, दादाजी ने बिल्कुल सही फैसला लिया था जब उन्होंने मेरी शादी आपसे करवाई थी। मुझे आपसे अच्छी और समझदार बीवी मिल ही नहीं सकती थी जो मुझे इतना समझे। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, हमारे रिश्ते में खट्टा भी था, मीठा भी, लेकिन आपकी यह मिठास कभी कम नहीं हुई। पंखुड़ी उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, और आपकी शरारत कम नहीं हुई। अच्छा जी। कबीर की नज़रें उस पर गहरी हो गई। अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और अभी से आपकी शिकायत, लेकिन अब क्या है ना वाइफी, मुझे आपकी मिठास की तलब हो रही है। उसकी पकड़ पंखुड़ी की कमर पर थोड़ी और मजबूत हो गई। आज मुझे मेरा हक चाहिए। पंखुड़ी ने भवें उठाई। कौन सा हक? कबीर झुककर उसके करीब आया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन शरारती थी। वही जो सिर्फ मेरा है। पंखुड़ी हल्का सा शर्मा गई। वह धीरे से बोली, छोड़िए मुझे, दिखता नहीं आपको दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा तो? कबीर मुस्कुराया, तो क्या हुआ, जो आएगा वापस चला जाएगा। उसकी नज़रें और भी गहरी हो गई, क्योंकि अभी मिस्टर कबीर शेखावत अपनी मिसेस शेखावत के साथ है। पंखुड़ी ने हल्का सा खुद को छुड़ाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, नीचे सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक कबीर ने उसकी कलाई पकड़ ली और अगले ही पल उसने धीरे से उसे दीवार से सटा दिया। पंखुड़ी चौंक गई। ये क्या कबीर, मुझे जाने दीजिए। लेकिन आज कबीर उसे जाने देने के मूड में नहीं था। वह उसके बेहद करीब आ गया। उसकी नज़रें सीधे पंखुड़ी के चेहरे पर टिकी थी। नहीं मिसेस शेखावत, उसने धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज़ में कहा, आज मेरा मन है तो बस है। वह थोड़ा और झुका, और आप ऊपर से नखरे दिखा रही हैं। उसने उसकी दोनों कलाई पकड़कर दीवार के साथ थाम ली, लेकिन उसकी पकड़ में जोर नहीं, अपनापन था। वहीं पंखुड़ी की भी सांसें हल्की हल्की तेज हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि आज उसे भी इस पल की ज़रूरत थी। इन 3 सालों में वह खुद भी भूल चुकी थी कि कब आखिरी बार वह दोनों यूं ही एक दूसरे के करीब आए थे। फिर कबीर ने धीरे धीरे अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। दोनों के होठ अभी भी एक दूसरे के कैद में थे। कमरे का तापमान जैसे हर एक सेकेंड के साथ बढ़ता जा रहा था। जब कबीर को महसूस हुआ कि पंखुड़ी की सांसें पूरी तरह उखड़ चुकी है, तभी वह भारी मन से पीछे हटा। उसकी आंखें अभी भी उसके सुर्ख होठों पर टिकी थी, जो उसकी दीवानगी के गवाह बन चुके थे। पंखुड़ी ने हल्का सा खुद को संभाला और नज़रें चुराते हुए बोली, अब हो गया ना, अब मुझे नीचे जाने दीजिए। लेकिन कबीर जैसे आज रुकने के मूड में नहीं था। उसने कुछ कहने की बजाय अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे बेड की तरफ बढ़ गया। कबीर, पंखुड़ी ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या है, अभी टाइम है क्या इन सब का, जाने दीजिए ना मुझे। कबीर की आंखों में शरारत साफ दिख रही थी। वह उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पंखुड़ी अच्छी तरह से जानती थी, अगर कबीर ने अभी शुरू कर दिया तो वह सच में उसे घंटों तक जाने नहीं देगा, और इस वक्त नीचे जाना जरूरी था।
यही सोचकर पंखुड़ी ने तुरंत खुद को संभाला और एकदम से उठकर बेड से दूसरे किनारे से नीचे उतर गई। कबीर कुछ समझ पाता उससे पहले वो दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, नीचे आ जाइए मिस्टर हस्बैंड, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ते हुए बोला, चुपचाप वाइफी अपना कदम पीछे लीजिए। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जानती हैं आप। पंखुड़ी ने दरवाजे की कुंडी को हाथ में थामते हुए एक शरारती मुस्कान दी। उसके चेहरे पर हया की लाली और आंखों में एक जीत वाली चमक थी। वह हंसते हुए बोली, जानती हूँ, लेकिन अभी नहीं। अब आप खुद को संभालिए और नीचे आ जाइए, सब इंतजार कर रहे हैं। और इससे पहले कि कबीर उसे रोक पाता, वह बिजली की गति से कमरे से बाहर निकल गई और बेचारा कबीर वहीं खड़ा रह गया। उसके होठों पर एक नशीली और गहरी मुस्कान थी। वो समझ गया था कि आज उसकी वाइफी ने उसे बहुत ही खूबसूरती से मात दी है और उसे इस हार में भी मजा आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, इस बार आप बच गई। लेकिन अगली बार उसकी आंखों में शरारत फिर लौट आई। रात अभी बाकी है मिसेस शेखावत, देखता हूँ कब तक बचती हैं। वही मन्नत फ्रेश होकर अपने बेड पर आकर लेट गई थी। दिन भर की थकान अब साफ महसूस हो रही थी। कमरे में हल्की सी खामोशी थी, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। वहीं वेदांश लैपटॉप के सामने बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भरा स्माइल था। मन्नत ने धीरे से आंखें बंद की और खुद से बुदबुदाई, अब कुछ नहीं सोचना, फैसला कर लिया है मैंने, बस अब आराम से सोना है, क्योंकि नींद पूरी होना भी जरूरी है। इतना कहकर उसने अपना सिर तकिए पर टिका दिया और खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया। वेदांश उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी हर सांस को महसूस कर रहा हो। उसके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। उसने भी कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, लेकिन अगले ही पल फिर से खोल ली। वो धीमे से कहा, काश इस वक्त मैं आपके पास होता। उसकी नज़रें स्क्रीन पर टिक गई। फिर वो बोला, होता क्या, आ रहा हूँ जान, आज मैं आपके पास ही सोऊंगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी जिद थी, एक तड़प थी। 3 साल आपने मेरी नींद छीन ली, इन 3 सालों में एक भी रात सुकून से नहीं सो पाया हूँ मैं। उसने गहरी सांस ली, जिससे अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा हो। आज शायद वो सुकून मिल जाए। इतना कहकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। वह तुरंत उठा और मन्नत के फ्लैट की तरफ निकल गया। वही मन्नत पूरे दिन की थकान और लगातार सोचने के बाद अब पूरी तरह से चूर हो चुकी थी। जितना उसने आज लूना के ऑफर के बारे में सोचा था, उतना शायद उसने पिछले 3 सालों में कभी नहीं सोचा था। उसका दिमाग थक गया था और अब वो गहरी नींद में जा चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और उसी सन्नाटे को चीरते हुए वेदांश चुपके से मन्नत के फ्लैट में दाखिल हो चुका था। उसके कदम बेहद हल्के थे, जिससे हर आहट से वो खुद भी बचना चाहता हो। धीरे धीरे चलता हुआ वो मन्नत के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और वहीं रुक गया। दरवाजा आधा खुला था। उसने अंदर झांका। मन्नत बेखबर सो रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी शांति थी, जिससे दिन भर की उलझनों के बाद उसे आखिरकार सुकून मिला हो। वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे अंदर आया और बिना कोई आवाज़ किए उसके बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक वह बस उसे देखता रहा, फिर बहुत संभल कर बेड के किनारे बैठ गया। उसकी नज़रें मन्नत के चेहरे पर ही टिकी थी। वह मन ही मन कहा, हाय मेरी जान, देखो आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। माफिया किंग होकर चोरों की तरह आपके फ्लैट में घुसना पड़ रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान आई, लेकिन वादा है इन सब का हिसाब आपसे ज़रूर लूँगा। उसने सिर थोड़ा आगे झुकाकर उसे और करीब से देखा और मन ही मन कहा, और ये क्या, इतना सोचती हैं आप? आज पता चला इस छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें चलती है। उसकी आंखों में एक गहरी चमक उभरी। सब कुछ मैं संभाल लेता जान, आपको बस फैसला करना था मुंबई आने का। उसकी आवाज़ में अब एक नरम सी जिद थी और फिर अपनी आंखों से मुझे देखने का वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी देखना चाहता हूँ जब मैं आपके सामने आऊँगा तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं। उसकी नज़रें गहरी हो गई। क्या आप ये छोटी सी एक्टिंग जारी रखेंगे कि आपकी यादें चली गई है, या सच में सब कुछ भूल चुकी हैं?
उसने खुद ही सिर हिला दिया। खैर, फर्क नहीं पड़ता यादें हो या ना हो, बस अब आप मुझे मेरे पास चाहिए। कुछ पल के लिए वह चुप हो गया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, फिलहाल के लिए मैं आपके साथ सो रहा हूँ। सॉरी, जानता हूँ ये गलत है, लेकिन क्या करूँ, आपके वी की आदत है। इतना कहकर वह धीरे धीरे कंबल के अंदर घुसने लगा। तभी मन्नत ने हल्की सी करवट बदली। उसने नींद में ही हल्की सी नाक सिकुड़ी, जैसे उसे कोई जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई हो। वेदांश एकदम ठिठक गया, उसकी सांस जैसे रुक गई। मन्नत का चेहरा हल्का सा हिला, उसकी पलकों में हरकत हुई। वो गहरी नींद में थी, लेकिन उस खुशबू ने जैसे उसकी नींद को छेड़ दिया था। वेदांश का चेहरा एक पल में बदल गया। जो इंसान अभी तक बिल्कुल कॉन्फिडेंट में था, अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी नज़रें कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी। सिट, उसने मन ही मन कहा। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मन्नत उसे इस वक्त इस हालत में देख ले। वही मन्नत को अब वो खुशबू और ज़्यादा तेज महसूस हो रही थी, जैसे वो खुशबू उसकी यादें के किसी बहुत गहरे हिस्से को छू रही हो। उसकी सांसें हल्की सी तेज होने लगी और उसकी पलकें धीरे धीरे खुलने को रेडी थी। अगले ही पल मन्नत झट से उठकर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह पूरे कमरे के चारों तरफ तेजी से देखने लगी। वहीं वेदांश चोरों की तरह बेड के नीचे छुपा हुआ था। सच में, अगर इस वक्त वेदांश को उसका कोई भी आदमी देख लेता जो किंग को जानता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वो तो हैरानी से हंस हंस कर पागल ही हो जाता कि किंग इस तरह बेड के नीचे अपने ही क्वीन से चोरों की तरह छुप रहा है। वहीं मन्नत की सांसें तेज हो गई थी। उसने अपने कंबल को मुट्ठी में कस लिया। ये खुशबू, यह तो वही खुशबू है जो होटल में उस रहस्यमयी शख्स से आ रहा था। वो धीमे से बोली, लेकिन अभी इस वक्त मुझे महसूस क्यों हो रहा है? क्या वो मेरे पास था? उसने घबराकर चारों तरफ देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? जब से ये खुशबू पहली बार मेरी नाक से टकराई है, जब देखो तब मेरे पास आ जाती है। उसने हल्का सा थूक निगला। हे माता रानी, क्या वो शख्स यहाँ है? डर से उसका गला सूखने लगा था। वो धीरे से बेड से उतरी और दबे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकली, यह देखने के लिए कि उसने मेन डोर बंद किया था या नहीं। जैसे वो मेन डोर के पास पहुंची, उसने लॉक चेक किया। डोर अंदर से बंद था। अब मन्नत को क्या पता कि वो माफिया किंग है, जिसके पास दुनिया की हर ताला तोड़ने और दरवाज़ा खोलने का तरीका है। मन्नत ने गहरी सांस ली और कहा, थैंक गॉड, अंदर से तो फ्लैट लॉक है। उसने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर ये खुशबू हवा में टहलने आई है क्या? हाय मन्नत, मैं खुशबू हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। लगता है मैंने माता रानी से उस शख्स के बारे में अच्छी प्रार्थना की थी, इसलिए माता रानी मेरी फिरकी ले रही है। नींद में भी उसकी खुशबू महसूस हो रही है। वह गहरी सांस ली और खुद ही अपने माथे पर हल्का सा हाथ मारते हुए बोली, मनु, तू सच में ओवर थिंकिंग की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। वहीं नीचे छुपा वेदांश धीरे से अपनी आंखें बंद कर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे मन्नत की बातें सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। वहीं मन्नत फिर नाक सिकोड़ते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा, खुशबू है तो जबरदस्त। मतलब ऐसा लग रहा है कोई बहुत महंगा परफ्यूम लगा के गया है। वह धीरे से वापस कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। उसने एक बार फिर कमरे में नजरें घुमाई। सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं है, उसने खुद को समझाया। मनु, तू सच में पागल हो रही है। इतना कहकर वो दोबारा लेट गई, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद जरूर थी, पर दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। वहीं बेड के नीचे छुपा वेदांश बिल्कुल स्टैचू बना हुआ था। अगर मेरी जान ने बेड के नीचे झांका तो, उसने मन ही मन सोचा, तो आज किंग की रॉयल एंट्री सीधे जेल में होगी। वो धीरे से अपनी पोजीशन बदलने ही वाला था कि टक, उसका हाथ बेड के नीचे रखे किसी छोटे से बॉक्स से टकरा गया। आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मन्नत की आंखें तुरंत खुल गई। वो एकदम से उठकर बैठ गई। कौन है? उसकी आवाज़ इस बार पहले से ज़्यादा सतर्क थी। वेदांश ने तुरंत सांसें रोक ली। बस अब गया काम से, उसने अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा। मन्नत धीरे धीरे बेड से नीचे उतरने लगी। जान प्लीज़, वेदांश मन ही मन बुदबुदाया, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है, प्लीज़ नीचे मत देखिए। वही मन्नत धीरे धीरे झुककर बेड के नीचे देखने ही वाली थी
जबकि वेदांश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, सांस तक रोक ली थी, जैसे अगर हिला तो पकड़ा जाएगा। बस 1 सेकेंड और राज खुल ही जाता। तभी मन्नत तेज चीख के साथ उछलकर सीधे बेड पर चढ़ गई। उसके पैर के पास से एक छोटा सा चूहा भागा था। वह डर के मारे घुटनों को पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, ये क्या था? तभी उसकी नज़र चूहे पर पड़ी जो उसे ही घूर रहा था। और मन्नत को चूहे से कितना डर लगता है, ये बात वेदांत से भला कहाँ छुपा था। बेड के नीचे पड़ा वो लगभग हंसी पड़ा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। सीरियस वेदांश राठौर, बी सीरियस, वह मन ही मन खुद को समझा रहा था। लेकिन अंदर से उसे इतना मज़ा आ रहा था कि पूछो मत। उसे गुस्सा भी आ रहा था। ये चूहा मेरी जान को डरा रहा है। लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान आ गई और मन ही मन बोला, आज तू ही मसीहा है भाई, वरना आज तो मैं पकड़ा ही जाता। वही मन्नत अब भी चूहे को घूर रही थी। उसने डरते डरते कहा, अरे तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मुझे तो अंधेरे में डर लगता है, इसलिए मैं लाइट जलाकर सो रही हूँ। लेकिन तू क्यों नहीं डर रहा है? जाना किसी और के घर में जा। यहाँ क्या कर रहा है रोशनी में? मुझे परेशान करने के लिए? वो सच में चूहे से बात करी थी। देख, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, थक चुकी हूँ। एक तो ये अजीब सी खुशबू और ऊपर से तू। चुपचाप निकल जा मेरे कमरे से, मुझे सोना है। लेकिन वह चूहा उसे और घूर कर जैसे चिढ़ा रहा था। भला उसे मन्नत की बातें क्या समझ आती। मन्नत थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, जाना यहाँ से, वरना बिल्ली मौसी आ जाएगी, फिर देख लेना, मैं तुझे नहीं बचाऊंगी। बेड के नीचे वेदांश अपना सिर झुकाए मुस्कुरा रहा था। मन्नत का डर, उसकी बातें, उसका मासूम चेहरा, सब कुछ उसके दिल को अजीब सा सुकून दे रहा था। तभी चूहा धीरे धीरे सरकते हुए सीधे बेड के नीचे आ गया और उसकी नज़रें वेदांश से मिली। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे। सीन ऐसा था जैसे दो दुश्मन आमने सामने हो। वेदांश ने आंखें छोटी करके इशारा किया, निकल यहाँ से। मेरी जान को डराने की हिम्मत कैसे हुई? चल निकल, इस बार छोड़ रहा हूँ, वरना इसी वक्त तेरा खेल खत्म हो जाता। उसकी ठंडी नज़रें देखकर चूहा सच में डर गया। जो मन्नत की बातें नहीं समझ रहा था, वह वेदांश की आंखें समझ गया और अगले ही पल वह तेजी से कमरे से बाहर भाग गया। जैसे ही चूहा गया, मन्नत ने गहरी सांस ली और बोली, थैंक गॉड। वह धीरे धीरे वापस लेट गई, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा दुबक कर चादर को कसकर पकड़ लिया, जैसे अभी भी डर खत्म नहीं हुआ। कमरे में हल्की सी खामोशी फैली हुई थी। मन्नत अब फिर से गहरी नींद में थी। वेदांश को जब महसूस हुआ कि वह सो चुकी है, तो वह धीरे से बेड से बाहर निकला। उसने भी एक गहरी सांस ली। वह उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे 3 साल बाद उसे अपनी दुनिया वापस मिली हो। जान, उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, आपको पता भी है आप कितनी मुश्किल से मिली है मुझे। मन्नत ने नींद में ही हल्का सा करवट बदली। वेदांश तुरंत सीधा हो गया। बस जान, फिर से नहीं, जागना मत, वरना फिर से बेड के नीचे मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। मन्नत ने अपनी आंखें बंद करते हुए नींद में ही बरबराई। फिर आ गई ये खुशबू। वेदांश का दिल एक पल के लिए रुक गया। मतलब पहचानती है, उसने धीरे से सोचा। मन्नत ने फिर से करवट बदली। इस बार उसका चेहरा वेदांश की तरफ था। वह थोड़ी सी भौवें सिकोड़ते हुए बोली, अजीब है, जब ये खुशबू आती है लगता है कोई मेरे पास है। वेदांश की नज़रें उस पर जम गई। उसकी आंखों में इस बार शरारत नहीं, कुछ और था, गहराई और हल्का सा दर्द। पास ही तो हूँ, उसने बहुत धीमे से कहा, बस आपको दिख नहीं रहा हूँ। वह धीरे से खुद को संभाल कर उसके पास आकर लेट गया, बहुत संभल कर, जैसे उसकी नींद टूट न जाए। और अगले ही पल उसने मन्नत को अपनी बाहों में खींच लिया। जैसे ही मन्नत को उस गर्माहट का एहसास हुआ, वह नींद में ही और करीब सिमट गई। उसके चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। शायद उसे लगा वह कोई सपना देख रही है। वेदांश के लिए पल 3 साल की तरफ का जवाब था। उसने अपनी आंखें बंद की और बस उसे अपने सीने से लगाकर उसकी सांसों को महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर जो सुकून था वो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वही मन्नत नींद में ही हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि कोई है जो उसे थामे हुए है। वो धीरे से उसके और करीब आई और बहुत धीमे से बुदबुदाई, बस यही चाहिए था, थैंक यू माता रानी। यह सुनते ही वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई
वो बहुत धीरे से फुसफुसाया, आपकी ज़रूरत मैं ही तो हूँ। उसने झुककर बहुत नरमी से उसके माथे को छुआ, फिर धीरे से लाइट बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन इस बार अंधेरा उसके लिए डरावना नहीं था, क्योंकि उसका वेदांश अब उसके साथ था। मन्नत ने हल्का सा करवट लिया और अंधेरे में ही उसके सीने से चिपक गई, जैसे किसी पुरानी एहसास को पहचान लिया हो। वहीं वेदांश को पुरानी बातें याद आने लगी थी, जब मन्नत ऐसे ही उसकी बाहों में सिमटी रहती थी। उसने लाइट ऑफ करके पूछा था, डर लग रहा है क्या जान? मन्नत ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा था, वी, जब आप मेरे पास होते हैं ना, तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोटेक्टर मेरे साथ है। वेदांश की आंखों में वही चमक दोबारा लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक गहरी सच्ची मुस्कान थी, क्योंकि आज वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, बल्कि उस एहसास को फिर से जी रहा था। उसने उसे और कसकर अपने पास समेट लिया, जैसे अब उसे कभी जाने नहीं देगा। और मन्नत उसी सुकून में उसकी बाहों में सिमटी हुई गहरी नींद में खो गई थी। कमरा अंधेरे में डूबा था और उसी के साथ दो दिल अपने अपने एहसासों में डूबे हुए थे। एक तरफ मन्नत जो खुद को मजबूत बनाने की कसम खा चुकी थी, और दूसरी तरफ वेदांश राठौड़ जो उसे फिर से अपना बनाने की जिद पर उतर चुका था। लेकिन इन दोनों के बीच अब सिर्फ दूरी नहीं थी, बल्कि एक अनजान खेल शुरू हो चुका था, जहां सवाल ज़्यादा है और जवाब अभी बाकी है। क्योंकि अब ये कहानी प्यार से आगे बढ़ चुकी है और अब ये जुनून बन चुकी है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, मिलेंगे अगले एपिसोड में। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।